हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज 72वीं बीपीएससी पेपर को देखते हुए भारतीय संविधान की क्लास में अनुसूची पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो पहले आइए यह 2 पॉइंट को लिख लेते हैं, तत्पश्चात प्रत्येक अनुसूची पे चर्चा करेंगे और उसे लिखने का भी कार्य किया जाएगा। तो मेरे साथियों, पहले 2 पॉइंट को लिखते हैं। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट, मूल संविधान में मूल संविधान। मेरे साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि मूल संविधान क्या है, यानी मूल संविधान यहाँ पे लिखें, इसका मतलब क्या है? तो मेरे प्रिय साथियों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उसे हम बोलते हैं मूल संविधान। और हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है? तो जब भी मूल संविधान की बात करें, तो मतलब आपको समझना है कि यह 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है। ठीक है? तो मूल संविधान में कुल अनुसूची कुल अनुसूची कुल अनुसूची 8 थी। कितनी थी मेरे साथियों? 8 थी। यह है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वर्तमान संविधान में वर्तमान संविधान में वर्तमान संविधान में कुल अनुसूची कुल अनुसूची अनुसूची 12 है। 12 है। तो मेरे साथियों, इन दोनों पॉइंट से कैसे आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। पूछेगा कि मूल संविधान में क्या देगा? मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो क्या बताएंगे? मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो मेरे साथियों, वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। यानी आप देखेंगे तो 8 तो मूल संविधान में था, बाद में कितने ऐड हुए? 4। तो कितना हुआ? 12। यानी जो 4 आपके अनुसूची है मेरे साथियों, इसे किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है। मेरे साथियों, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो भी नया विषय संविधान में शामिल किया जाता है, विषय का मतलब कोई भी कानून, ठीक है? संविधान में शामिल किया जाता है, तो संविधान में संशोधन करना होता है, ठीक है? तो मेरे साथियों, 8 के बाद जब भी 9, 10, 11 और 12 हम अनुसूची पढ़ेंगे, तब हम यह भी देखेंगे कि 9वां अनुसूची इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 10वां इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 11वां इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और 12वां इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है? तो अब चलते हैं मेरे साथियों प्रथम अनुसूची की तरफ, और प्रथम अनुसूची में देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तो पहले एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, ये हमारा क्या है? एक प्यारा सा हेडिंग है। हेडिंग क्या है? इसी में लिखना है, और 12 अनुसूची को अब पढ़ने वाले हैं। तो यह है हमारा प्रथम अनुसूची। इसमें क्या है मेरे साथियों? तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाओं का वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। तो लिख लीजिएगा, इसमें क्या प्रावधान है? तो लिखिएगा, इसमें इसमें 28 राज्य इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित 8 केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेशों के नाम नाम और और सीमाओं का
सीमाओं का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। तो मेरे साथियों, प्रथम अनुसूची में क्या है? तो इसमें है 28 राज्य। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उनका नाम और सीमाओं यानी किस कितना उनका क्षेत्रफल है, उनका वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? तो प्रथम अनुसूची में मिलता है। अब चलते हैं मेरे साथियों दूसरे अनुसूची के तरफ। तो लिख लीजिएगा दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, हेडिंग बना लीजिएगा दूसरी अनुसूची। मेरे साथियों इसमें क्या है? दूसरी अनुसूची में आप याद भी कर लीजिएगा, हो सकता है आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो एकदम निश्चिंत हो जाइएगा, एकदम विस्तृत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पढ़े होंगे तो रिवाइज करिएगा। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। जो भी पदाधिकारियों को, जो भी आपके बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको वेतन और भत्ता किस अनुसूची के तहत दिया जाता है? तो दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को वेतन किस अनुसूची के तहत दिया जाता है? तो दूसरी अनुसूची के तहत। प्रधानमंत्री को वेतन दूसरी अनुसूची के तहत। किसी सांसद को, किसी मंत्री को किस अनुसूची के तहत वेतन दिया जाता है? तो आपके दूसरी अनुसूची के तहत दी जाती है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें इसमें वेतन, वेतन भत्ता, वेतन भत्ता, पेंशन का, पेंशन का उल्लेख है। इसमें वेतन भत्ता, पेंशन का उल्लेख है। ठीक है, तो यह है हमारी दूसरी अनुसूची। इतना ही याद करिएगा। अब चलते हैं मेरे साथियों तीसरी अनुसूची की तरफ। तो आप लिख लीजिएगा तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची लिख लीजिएगा। इसमें क्या है मेरे साथियों? तीसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो तीसरी अनुसूची में मेरे साथियों शपथ का प्रावधान है। ठीक है, क्या है? शपथ का प्रावधान है। तो लिख लीजिएगा इसमें क्या है? तो लिखिएगा इसमें इसमें शपथ का, शपथ, इसमें शपथ का प्रावधान है, प्रावधान है। लेकिन मेरे साथियों इसमें कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपवाद हैं। तो अपवाद लिख लीजिएगा। हो सकता है कभी अपवाद पूछ ले कि कौन सा पदाधिकारी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है। तो लिख लीजिएगा पहला राष्ट्रपति, लिख लीजिएगा राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है। दूसरा मेरे साथियों लिखिएगा उपराष्ट्रपति। पहला है क्या? राष्ट्रपति, और दूसरा उपराष्ट्रपति, और तीसरा मेरे साथियों लिख लीजिएगा राज्यपाल। यानी जो ये मोस्टली मेरे साथियों 3 पदाधिकारी से प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है। ठीक है, आपके प्रधानमंत्री लेते हैं, मंत्री लेते हैं, हाई कोर्ट के जज लेते हैं, कैग लेते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी जो आपके राज्य में विधायिका है, वहाँ के मंत्री, वहाँ के विधायक इसी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। कौन शपथ नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है। ठीक है, अब आते हैं मेरे साथियों चौथी अनुसूची की तरफ चलते हैं। तो लिखिएगा चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची इसमें क्या है? तो मेरे साथियों इसमें है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान है। यानी किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा की कितनी सीटें दी जाएगी, इसका प्रावधान आपके चौथी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है, कई बार पूछा गया है। तो लिखिएगा इसमें इसमें राज्य और, राज्य और केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए
के लिए राज्यसभा के राज्यसभा के राज्यसभा के सीटों का सीटों का आवंटन आवंटन का प्रावधान है। तो मेरे साथियों, कई बार कैसे प्रश्न पूछा है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। पूछा यही है, इतना यह शब्द नहीं देता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह शब्द नहीं देता है, सीधे पूछ लेता है कि राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो क्या बताएंगे? चौथी अनुसूची में है। क्या है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान। ठीक है मेरे साथियों, एक नोट करके यहीं पे पॉइंट लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आपको काम करेगा। जब आप अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ेंगे तो उसमें है सीमा परिवर्तन। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। मेरे साथियों, जब भी आप अनुच्छेद 2 और 3 का पालन करते हैं तब मेरे साथियों अनुच्छेद 4 और अनुसूची 4 और प्रथम अनुसूची में भी परिवर्तन होता है। या मैं जब पढ़ाऊंगा आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक तो वहां पे बताऊंगा। यहाँ पे भी बता रहा हूँ मेरे साथियों, जब भी अनुच्छेद 2 और 3 का पालन होता है, उसमें कोई कार्य किया जाता है, तब कौन सा अनुसूची प्रभावित होता है, या कई बार प्रश्न पूछा है और पूछने का भी संभावना है। तो क्या बताएंगे? प्रथम अनुसूची परिवर्तन में कुछ होता है या चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन होता है। तो दो आपके ऐसे अनुसूची हैं जो अनुच्छेद 2 और 3 में जब परिवर्तन होता है तो इस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा, जब जब अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन परिवर्तन होता है होता है तो तो प्रथम प्रथम अनुसूची प्रथम अनुसूची और और चौथी अनुसूची अनुसूची में भी परिवर्तन होता है में भी परिवर्तन होता है होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों पांचवी अनुसूची के तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची इसमें क्या है मेरे साथियों? पांचवी अनुसूची में तो इसमें है एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। किस अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में। तो लिख लीजिएगा इसमें क्या है, तो लिखिएगा इसमें इसमें एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है प्रावधान है। किस अनुसूची में है मेरे साथियों? तो पांचवी अनुसूची में है। अब चलते हैं मेरे साथियों छठवीं अनुसूची की तरफ। तो हेडिंग बना लीजिएगा, छठवीं अनुसूची। इसमें क्या है? छठवीं अनुसूची में क्या है? तो मेरे साथियों छठवीं अनुसूची में कहता है, इसमें 4 राज्य के बारे में जिक्र करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो भी जनजाति है उनके प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है? छठवीं अनुसूची में मिलता है। तो 4 राज्य याद कर लीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? छठवीं अनुसूची में है। तो लिख लीजिएगा इसको भी। इसमें
इसमें असम, असम, इसमें असम में क्या आ रहा है? बाढ़ आया है, ठीक है ना? जब भी आप कोई भी टेलीग्राम पे कुछ देखते हैं, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो ₹10, ₹20, ₹50 आप जितने सामर्थ्य उतना कर दिया करिए, ठीक है? मैं भी किया हूँ, आप भी कर दिया करिए। कोई ना कोई आपका हेल्प अगर पहुँचा रहा है तो आपको ही क्या मिलेगा? दुआ, आशीर्वाद मिलेगा, तो कर सकते हैं। इसमें असम, मेघालय, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और मिजोरम, मिजोरम राज्यों के, राज्यों के, राज्यों के जनजाति, जनजाति क्षेत्रों के, क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, प्रशासन का प्रावधान है, प्रावधान है। यह याद कर लीजिएगा किस अनुसूची में है? तो 6वीं अनुसूची में है, ठीक है? अब चलते हैं मेरे साथियों 7वीं अनुसूची की तरफ, तो हेडिंग बना लीजिएगा 7वीं अनुसूची। इसमें क्या है 7वीं अनुसूची में? तो मेरे साथियों 7वीं अनुसूची में कहता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उनको शामिल किया गया है बाँट-बाँट कर। यानी जितने भी हमारे कानून के विषय हैं उनको 3 सूचियों में बाँटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वैसे विषय को शामिल किया गया है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, यानी उस पर अधिकार केंद्र का रहता है। राज्य सूची में वैसे विषय रखे गए हैं जिस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, राज्य सरकार उस पर कानून बना सकता है, ठीक है? और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। केंद्र चाहता है तो केंद्र बना सकता है, राज्य चाहता है तो राज्य बना सकता है, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जिस पर राज्य भी बना दिया कानून, केंद्र भी बना दिया कानून, तो बड़े भाई यानी केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाता है, ठीक है? तो आइए पहले कुछ पॉइंट को इसमें लिख लेते हैं, तत्पश्चात देखेंगे कि संघ सूची में कितने विषय को शामिल किया गया था मूल संविधान में और वर्तमान में कितने हैं, राज्य सूची में कितना था, वर्तमान में कितने हैं, समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितना था, वर्तमान में कितना है, यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है? तो पहले पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें। इसमें इसमें संघ सूची, संघ, संघ का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में यूनियन, ठीक है? तो संघ यदि नहीं समझ में आ रहा है तो केंद्र भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिएगा। संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के, और समवर्ती, समवर्ती सूची, सूची के विषय को, के विषय का, विषय का प्रावधान किया गया है, प्रावधान है, प्रावधान है। अब देख लेते हैं कि मूल संविधान में कितने संघ सूची में था, वर्तमान में कितना है, राज्य में कितना था, वर्तमान में कितना है, ठीक है? समवर्ती मूल संविधान में कितना था और वर्तमान में कितना है, तो लिख लीजिएगा। पहले यहाँ पे कॉलम बना लीजिएगा, संघ, संघ सूची, संघ सूची, यहाँ पे लिख लीजिएगा राज्य सूची, क्या लिखेंगे? राज्य सूची, और एक और बना लीजिएगा समवर्ती, समवर्ती सूची। ये क्या है? 3 आपकी सूची है। और इधर लिख लीजिएगा मूल, मूल संविधान, मूल संविधान, ठीक है? और एक क्या हो जाएगा? वर्तमान संविधान, यानी जब भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे तब की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो मेरे साथियों यदि हम संघ सूची की बात करें कि संघ सूची में कुल कितने विषय को शामिल किया गया था मूल संविधान में, तो मेरे साथियों मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे,
वर्तमान संविधान की बात करें तो मेरे साथियों इसमें 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। यदि हम राज्य सूची की बात करें तो मूल संविधान में 66 थे। यदि वर्तमान की बात करें तो मेरे साथियों 59 हैं। ठीक है। और समवर्ती सूची के पहले यहाँ पे 61 हुआ करता था, तो अब नए एडिशन में देखेंगे ना तो 59 आपका लिखा रहेगा। पुराने एडिशन यदि आप बुक पढ़ रहे होंगे तो 61 लिखा होगा, इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है। समवर्ती सूची में मेरे साथियों मूल संविधान में आपके कितने थे? 47। और वर्तमान संविधान में कितने हैं? 52। याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, और नेक्स्ट अनुसूची है 8वीं अनुसूची। तो लिखिएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। मेरे साथियों 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में मेरे साथियों भाषाओं का वर्णन है। और मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे 8वीं अनुसूची में? तो 14। वर्तमान में कितने हैं? 22 हैं। तो पहले 3 पॉइंट को लिख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, कितने भाषा हैं और वर्तमान में कितने भाषा हैं। तो 3 पॉइंट पहले लिखिएगा। इसमें इसमें भाषाओं का प्रावधान है, भाषाओं का वर्णन है, का वर्णन है, वर्णन है। पहला पॉइंट। दूसरा लिखिएगा मूल संविधान में, मूल संविधान बता चुका हूं, आगे किसे बोलते हैं। ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में, संविधान में कुल 22 भाषा हैं। कुल कितनी भाषा हैं? 22 भाषा है। यह याद कर लीजिएगा। इसमें 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे? याद कर लीजिएगा 14 भाषा, कई बार पूछा गया है, इससे भी प्रश्न बना हुआ है। दूसरा, वर्तमान संविधान में कुल कितने भाषा हैं? तो 22 भाषा हैं, यह भी याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। अब पहले 1 से लेकर 14 तक देख लेते हैं कि मूल संविधान में 1 से 14 तक जो भाषा को शामिल किया गया था वो कौन कौन सी भाषा थी। तत्पश्चात हम देखेंगे कि 14 के बाद जो जोड़ा गया है वह कौन कौन सी भाषा है। ठीक है। तो आइए लिखिएगा। पहला भाषा असमिया, 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 यह पहला भाषा था। दूसरा, असमिया के बाद है मेरे साथियों बंगला, या नहीं असमिया तो यहाँ पे बंगलिनिया, ऐसे मत करिएगा। असमिया, बंगला। ठीक है। गुजराती, 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 हिंदी, हिंदी। ठीक है। 5 नंबर पे लिख लीजिएगा संस्कृत, संस्कृत। 6 नंबर पे लिख लीजिएगा उर्दू। क्या लिखेंगे? उर्दू, उर्दू। 7 नंबर पे लिखिएगा तमिल, तमिल। 8 नंबर पे लिखिएगा तेलुगु, तेलुगु। 9 नंबर पे लिखिएगा मलयालम, मलयालम। 10 नंबर पे लिखिएगा कन्नड़, कन्नड़। 11 नंबर पे लिखिएगा कश्मीरी, कश्मीरी। 12 नंबर पे लिखिएगा मेरे साथियों पंजाबी, पंजाबी। 13 नंबर पे लिखिएगा मराठी, मराठी। और 14 नंबर पे लिखिएगा आप ओडिशी, ओडिशी। यह आपके 14 भाषा मेरे साथियों मूल संविधान की थी। अब 14 भाषा मूल संविधान के बाद जो भी जोड़ा गया होगा संविधान में क्या करना पड़ा होगा? संशोधन। मैं बोला था ना मेरे साथियों, सर्वप्रथम बोला था कि जब भी कोई नया कानून, कोई नया विषय संविधान में नया नया जोड़ा जाता है तो संविधान में क्या करना पड़ता है? संशोधन। ठीक है। तो 14 के बाद जब भी जोड़ा जाएगा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो लिखिएगा 21वां, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, 6 दहाई 7 इकाई के तहत, के तहत
सिंधी भाषा, सिंधी भाषा जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा जोड़ा गया। यह किस नंबर का हो जाएगा? 15 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 1992 के तहत, के तहत मेरे साथियों 3 भाषा जोड़ा गया था, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो लिख लीजिएगा के तहत कोंकणी, कोंकणी, नेपाली, नेपाली और मणिपुरी, और मणिपुरी, मणिपुरी भाषा को, भाषा को जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे साथियों 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितने भाषा जोड़े गए? 3। कौन कौन से? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत एक सिंधी भाषा के जोड़ा गया था, जो 15वां था। कोंकणी क्या हो जाएगा? 16 नंबर, नेपाली 17 नंबर, और मेरे साथियों मणिपुरी किस नंबर का हो जाएगा भाषा? 18 नंबर का भाषा हो जाएगा। एक संशोधन और किया गया था, लिख लेते हैं वो अभी। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, संशोधन 2003 के तहत, 2003 के तहत संथाली, 4 भाषा जोड़े गए थे। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। तो लिख लीजिएगा के तहत संथाली, संथाली, मैथिली, मैथिली, डोगरी, डोगरी और डोगरी और बोडो, और बोडो भाषा को, भाषा को जोड़ा गया, जोड़ा गया। तो मेरे साथियों देखिए, यह लास्ट संशोधन था इसमें 8वीं अनुसूची में। 92वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत मेरे साथियों क्या क्या जोड़ा गया? संथाली जोड़ा गया, मैथिली जोड़ा गया और डोगरी, यह डोगरो नहीं, डोगरी भाषा को जोड़ा गया। तो देखिए 18 नंबर का यह था, और यह, और एक और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। तो 18 यह था, संथाली क्या हो जाएगा? 19, मैथिली क्या हो जाएगा? 20, डोगरी कितना हो जाएगा? 21 और बोडो कितना हो जाएगा? 22। और वर्तमान संविधान में कुल कितनी भाषा हैं? 22। यहाँ पे हो गया ना 22। तो मेरे साथियों 8वीं अनुसूची में कितने वर्तमान में भाषा हैं? 22। इसमें किसे नहीं शामिल किया गया है, यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो लिख लीजिएगा, नोट करके, नोट करके लिख लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी, अंग्रेजी, भोजपुरी, भोजपुरी, अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी, राजस्थानी भाषा को, भाषा को शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है, किया गया है, किया गया है। तो मेरे साथियों 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किए हैं, भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किए हैं और राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है।
तो मेरे साथियों कुछ ऐसे भाषा हैं जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन किया जा सकता है। ठीक है? तो मेरे साथियों थोड़ा-सा 8वीं अनुसूची बड़ा था तो याद कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, तत्पश्चात चलते हैं मेरे साथियों 9वीं अनुसूची के तरफ। 9वीं अनुसूची मेरे साथियों जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्योंकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। तो 8 के बाद जो भी आपकी अनुसूची जोड़ा गया होगा संविधान में, वह किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया होगा। ठीक है? तो आइए देखते हैं कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। मेरे साथियों 9वीं अनुसूची में क्या है? तो इसे पहले तो यह जान लीजिएगा कि इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। तो लिख लीजिएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। यह याद कर लीजिएगा। मेरे साथियों इस अनुसूची में जो भी विषय, जो भी कानून को शामिल कर दिया जाता था, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता था। और इस अनुसूची में मेरे साथियों 282 कानून या विषय को शामिल किया गया था, जिसमें आपकी भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून भी शामिल थे। तो कुछ पॉइंट को लिखिएगा। इस अनुसूची में शामिल विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसमें कुल 282 विषय, कितने विषय? 282 विषय शामिल थे। 282 विषय शामिल थे, जिनमें भूमि सुधार, एक और लिख लीजिएगा, जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून शामिल थे। तो मेरे साथियों कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे साथियों पूछा गया है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे लाया गया है, जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त पूछा गया है मेरे साथियों कि 9वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? तो 282। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों कई बार पूछा गया है कि भूमि सुधार का संबंध किस अनुसूची से है? तो 9वीं अनुसूची से है। जमींदार उन्मूलन का संबंध किस अनुसूची से है? तो 9वीं अनुसूची से है। यह 2 पॉइंट को याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। VVI है, यह 2 लाइन याद कर लीजिएगा। कौन सा? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून किस अनुसूची में शामिल थे? 9वीं अनुसूची में कई बार पूछा गया है। मेरे साथियों सुप्रीम कोर्ट ने 1981 वामन राव केस में निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973
इसी दिन को क्यों सुप्रीम कोर्ट चुना? क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का निर्णय आया था और इस निर्णय में यह कहा गया, वामन राव केस 1981 के तहत कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी 9वीं अनुसूची में विषय शामिल किया गया है उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो यह भी पॉइंट को लिख लीजिएगा। क्या लिखना है? तो आइए लिखवा दे रहे हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, आप कुछ भी लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1981 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वामन राव केस में निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती केस के बाद शामिल विषय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ध्यान में रखिएगा। यह है क्या? आपकी 9वीं अनुसूची। अब चलते हैं मेरे साथियों 10वीं अनुसूची के तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा 10वीं अनुसूची। इसमें क्या है मेरे साथियों? तो इसमें है आपका दल बदल का प्रावधान और इससे मेरे साथियों 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। तो लिख लीजिएगा कि इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है। और इसमें है क्या? तो इसमें है मेरे साथियों दल बदल का प्रावधान। आगे पढ़ेंगे दल बदल क्या होता है। ठीक है, दल बदल का प्रावधान। मेरे साथियों 10वीं अनुसूची में आपका एक बार और संविधान संशोधन हुआ, 51वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसे दल बदल विरोधी कानून कहा गया। दल बदल विरोधी कानून कहा गया। जब दल बदल पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे, दल बदल विरोधी कानून कहा गया। इतना याद कर लीजिएगा कि 51वां, ठीक है ना, 9 दहाई 1 इकाई, और यह संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। और इस कानून में जो दल बदल में कुछ प्रावधान किए गए और उस प्रावधान को हम क्या कहें? दल बदल विरोधी कानून कहा गया। याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं मेरे साथियों 11वीं अनुसूची के तरफ। 11वीं अनुसूची, इसमें क्या है मेरे साथियों, और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसे सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा कि 11वां अनुसूची है आपके लिए। इसे मेरे साथियों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसमें पंचायत का प्रावधान है और पंचायत राज्य सूची का विषय है। और पंचायत के लिए मेरे साथियों इसी संविधान संशोधन के तहत पंचायत को कुल 29 विषय दिया गया। तो लिख लीजिएगा, इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़े। इसमें है क्या? तो इसमें है मेरे साथियों पंचायत का प्रावधान। पंचायत का प्रावधान है। पंचायत का क्या है? प्रावधान है। और पंचायत मेरे साथियों किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय। और पंचायत दिवस कब मनाते हैं? याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। तो पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों पंचायत को कुल कितने विषय दिए गए हैं जिस पर प्रधान काम कर सकता है?
29 विषय दिए गए हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मेरे साथियों 12वीं अनुसूची की तरफ, तो हेडिंग डाल लीजिएगा 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े हैं, तो मेरे साथियों इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिका का प्रावधान है और नगर पालिका को कुल 18 विषय दिए गए हैं जिस पर नगर पालिका कार्य करता है। तो 3 पॉइंट इसमें लिखना है। पहला, इसे 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया है, इसे जोड़ा गया है। इसमें किसका प्रावधान है, तो नगर पालिका का प्रावधान है। और नगर पालिका को मेरे साथियों कितने विषय दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं जिस पर कार्य करता है, तो 18 विषय दिए गए हैं जिस पर नगर पालिका कार्य करता है। तो मेरे साथियों भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों पे मेरे साथियों विस्तृत चर्चा कर लिए हैं। इनमें से आपका मेरे साथियों 7वीं अनुसूची देखिए, आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें सब आपका इम्पोर्टेंट है, सबसे प्रश्न बना हुआ है। कोई भी यह नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका 11वीं अनुसूची है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे साथियों आज का हमारा जो विषय था अनुसूची, उस पर विस्तृत चर्चा कर ली है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो मेरे मित्र साथी अभी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और उनसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा। मिलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।